जबलपुर वाले इंदौर ग्वालियर से तुलना करते हैं क्या नहीं, अपनी? बिल्कुल, एक हम थोड़ी जेलेसी फैक्टर है क्या? आपको लिवर, किडनी और हार्ट से संबंधित बात आ जाए तो जबलपुर का जो है ना व्यक्ति नागपुर जाता है या बॉम्बे जाता है, हैदराबाद जाता है, बेंगलोर जाता है, दिल्ली जाता है, जबलपुर में कोई इलाज नहीं कराता। और सांसद केंद्र में अगर कोई लोकसभा में पहुंच जाए उसको विधायकी लड़ने तो नहीं भेजा जाता। हाँ, मामा का फेस या मामा जी के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका जो ओहदा है, उसमें कहीं ना कहीं डाउट आ रहा था। इसलिए जो है बीजेपी ने जितने भी बड़े जो भी सांसद हो, मंत्री हो, उनको नीचे लाया है। नहीं, पर उनके लिए एक तरह से डिमोशन नहीं है राकेश सिंह जी के लिए? नहीं, अगर यहाँ मतलब मैं पूछने जा रहा हूँ कि जनता क्या सोचती है इस बारे में? हाँ, जिस पे तो डिमोशन तो है, डिमोशन तो है, सांसद उनको से आप विधायक लड़ा रहे हैं। विधायकी लड़ा रहे हैं, पर चुनाव निकाल लेंगे? तो ये फंस गया है चुनाव, अभी तो फंसा हुआ है, फंसा पर हुआ है। निकालना चाहिए। हाँ, कि यहाँ ठीक के है। जो मेडिकल कॉलेज और विक्टोरिया कॉलेज है, यहाँ पे जो भी विधायकी के प्रत्याशी हैं वो एक बार वहाँ पे भर्ती होके देख लें। डबल इंजन की सरकार रहेगी तो हो सकता है अच्छी पॉसिबिलिटीज हैं। अभी डबल इंजन की ही सरकार है और आप शिकायत कर रहे हो। नया फेस चाहिए, अभी हमने देखा रहा फेस नया चाहिए। फेस नया चाहिए। तो लाडली बहना के लिए काम तो बहुत हुआ है, और इस सही में जो डीबीटी के थ्रू जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ और बहुत सही तरीके से किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के खिलाफ है? पर वो स्पष्ट रूप से नहीं कह रही। हाँ, वो यही उस पे तो अपना बात है, stand यही तो रखी। खेल है गुरु, सबको दोनों का वेट चाहिए, वोट चाहिए है। जो मजा घाट की अड्डेबाजी में है वो और कहाँ। जबलपुर में हूँ, मध्य प्रदेश के जबलपुर में तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के गौरी घाट में हूँ और जबलपुर की चर्चा इसलिए भी है कि यहाँ के जो सांसद हैं, 2004 से सांसद हैं, राकेश सिंह, उनको इस बार भारतीय जनता पार्टी ने विधायकी का चुनाव लड़ने भेज दिया जबलपुर पश्चिम सीट से। यहाँ जो मैं हूँ गौरी घाट पर, ये जो इलाका है ये भी जबलपुर पश्चिम में ही पड़ता है। थोड़ी ही देर पहले सामने माँ नर्मदा की आरती होकर के ख़त्म हुई है। कुछ लोग यहाँ के इस इलाके के आसपास के मेरे साथ जमा हैं, इनसे समझते हैं कि जबलपुर पश्चिम का विधानसभा का मिजाज है क्या। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शिरीष व्यासी। क्या करते हैं आप? अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ, पीएससी का अभ्यर्थी हूँ। पीएससी के अभ्यर्थी हैं आप भी, तो क्या है आपके लिहाज से बड़ा चुनावी मुद्दा? सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा तो जो एमपीपीएससी इतने समय से बंद, जिसमें रिजल्ट आने में देरी हो रही है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सभी पीएससी के लिए। और बेरोजगारी तो दूसरा मुद्दा है ही। बेरोजगारी दूसरा मुद्दा। नौजवानों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति, सरकारी एग्जाम नियुक्ति, समय पर रिजल्ट आ जाए हाँ। और भर्ती मिल जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा सबसे है। बड़ा मुद्दा। अच्छा, अब ये बताइए आपकी विधानसभा कौन सी लगती है? पश्चिम विधानसभा। जबलपुर में 4 शहरी विधानसभाएं हैं और 4 रूरल हैं, उसमें से एक पश्चिम है जहाँ से राकेश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। और राकेश सिंह उन नेताओं में से हैं जो सांसद हैं और जिनको विधायकी का चुनाव लड़ने भेजा गया है। क्या है पश्चिम का मिजाज? पश्चिम का मिजाज तो अभी राकेश सिंह की तरफ दिख रहा है। राकेश सिंह की तरफ दिख रहा है, और उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के तरुण भनोत, 2 बार के यहाँ से विधायक विधायक हैं, रहे हैं। वो भी मजबूत प्रत्याशी हैं। मजबूत प्रत्याशी जरूर है, लेकिन पिछली जो 2 बार के कैंडिडेट थे, जो पिछले कैंडिडेट थे, वो उतने मजबूती से नहीं लड़े। भाजपा के जो भाजपा मजबूत के थे वो उतने प्रत्याशी मजबूत थे। नहीं लड़े। इस बार एक टक्कर देखने को जरूर मिल रही है। और कांग्रेस का, मैं पर्सनल इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ओबीसी रिजर्वेशन पे वो इतना ज़्यादा एम्फेसिस कर रही है, तो एज अ जनरल कैंडिडेट मुझे उससे बहुत दिक्कत हो रही है। आपको उससे दिक्कत हो रही है, ठीक है, उस पर आऊँगा। जाति जनगणना का भी वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है, उस पर आपसे समझेंगे आपकी राय। क्या नाम है आपका? जयशंकर तिवारी। जयशंकर जी, आप कहाँ से हैं? मैं जबलपुर वेस्ट। जबलपुर वेस्ट से ही हैं, पश्चिम से। आपके हिसाब से क्या है बड़े चुनावी मसले? बड़े चुनावी मसले तो एक तो स्टेट लेवल पर ही है, जैसा अभी इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट कहा, तो और दूसरी चीज़ ये जो भर्तियाँ रुक रही है, इस कारण से हमेशा टारगेट हुआ जा रहा है। लोकल चुनावी मुद्दे तो ऐसे देखने को नहीं मिल रहे। बड़े मुद्दों पर ही नेता लोग जो है अपनी बातें कर रहे हैं और उसी हिसाब से क्या कर रहे हैं, अपना वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे ओबीसी रिजर्वेशन हो या फिर चाहे आपका जो नियुक्ति लाडली बहना हो, ये सारी चीज़ें इन्हीं को लेकर लोग घर पर पहुंच रहे हैं, चाहे राकेश सिंह जी हो, चाहे तरुण भानोट जी हो। और यही चीज़ बोलकर हम लोग से वोट के लिए वो अब मतलब कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनको वोट दें। आप ये बताइए, मतलब आपने कहा कि रोज़गार, आप दोनों ने कहा रोज़गार एक बड़ा मसला है, भर्तियां नियुक्तियां बड़ा मसला है। 15 साल 18 साल से, बल्कि बीच में 15 महीनों के लिए कमलनाथ जी की सरकार यहाँ आई कांग्रेस की, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। युवाओं के लिए रोज़गार के मोर्चे पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने कैसा परफॉर्मेंस किया? परफॉर्मेंस तो जब से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आई है तब से पीएससी कंटिन्यूसली एग्जाम्स लेती है, लेकिन हो ये रहा है कि कोर्ट में कभी कभी उनके आंसर्स के खिलाफ या फिर कोई ऐसे जो विवादित प्रश्न होते हैं उसके खिलाफ वहाँ पर याचिका दायर हो जाती है, जिस कारण से वो जो एक लास्ट रिजल्ट है वो आने में देरी हो रही है, जिस कारण से पीएससी तो हो रही है, एग्जाम्स हो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आने में कहीं ना कहीं दिक्कत अभी एक पटवारी भर्ती स्कैम हो, सुना आपने? जी बिल्कुल। हाँ, तो उसको आपको नहीं लगता कि वो एक मुद्दा है?
अब वो क्योंकि अभी 100% ये कह भी नहीं सकते कि वो स्कैम है भी या नहीं। हाँ। एक तरीके से कह रहे हैं स्कैम है, एक तरीके से कह रहे हैं स्कैम नहीं है, क्योंकि देखा भी जाए इतने सारे लोगों ने पटवारी एग्जाम्स दिया था कि वहाँ का कट ऑफ हाई होना निश्चित है कि वो इतना कट ऑफ हाई होना चाह नहीं था। एग्जाम्स टफ होते हैं, अलग अलग पेपर में हुए थे, कुछ एग्जाम्स ईजी आए थे, कुछ टफ आए थे। तो उसके बाद जो री टोटलिंग होती है उसके बाद इतना जनरल का कट ऑफ, मैं जनरल कैटेगरी से मुझे पता था 145 147 जाएगा और उतना गया। जी। तो ये कहना कि नहीं इतना नहीं जाना चाहिए था, पेपर टफ था, तो ये नहीं देखना चाहिए, कंपटीशन भी बहुत है। ठीक है, अच्छा मैं आऊँगा वापस आपके पास, आप क्यों कुछ कहना चाह रहे थे। सर आपका क्या नाम है? मैं संदीप तिवारी। जी। क्या है आपके हिसाब से चुनावी मुद्दे? चुनावी मुद्दे सामान्यतः मैं सोचता हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार होना चाहिए और वही है। मैं जबलपुर पश्चिम विधानसभा से बिलोंग करता हूँ और अगर विधानसभा की बात करें तो हम देखते हैं कि जबलपुर शहर इंदौर की तुलना में एक समय बहुत आगे था और आज इंदौर कहाँ है और जबलपुर कहाँ है। जब एकीकृत मध्य प्रदेश था तब हम जिसे जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उसका रायपुर कहाँ था और जबलपुर कहाँ था। आज इंदौर कहाँ है, रायपुर कहाँ है और जबलपुर कहाँ है। कहाँ है एक बार थोड़ा बताइए ना। इंदौर एक शिक्षा का और औद्योगिक केंद्र बन चुका है, ठीक, न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि भारत के विकसित शहरों में उसकी गिनती हो रही है। जबलपुर वहाँ पे आसपास भी नहीं है। तो जबलपुर में जो पिछड़ रहा है वो क्या पिछड़ रहा है? शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास, रोज़गार। रोज़गार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री आ सकती है, बहुत सारे रोजगार बनेंगे। अगर इंडस्ट्री आती है तो उसके निर्माण काम से श्रमिकों को, सुपरवाइजर को, इंजीनियर्स को जॉब मिलता है। अभी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? और अब चूंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अंग्रेजों के समय से ये बसना विकसित होना शुरू हो गया, बहुत पुराने कॉलेजेस भी हैं। जबलपुर में जो कहना चाहिए कि सरकारी इंडस्ट्री ही है, ठीक, जो भी रही है, प्राइवेट इंडस्ट्री नाम की कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अभी यहाँ पे कहना चाहिए IIT जो आया हुआ है और IT हब बन रहा है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज जो है ना एक यूनिवर्सिटी का स्वरूप ले लिया है। लेकिन अभी भी अगर जबलपुर में कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाए, आपको लिवर, किडनी और हार्ट से संबंधित बात आ जाए, तो जबलपुर का जो है ना व्यक्ति नागपुर जाता है या बॉम्बे जाता है, हैदराबाद जाता है, बेंगलोर जाता है, दिल्ली जाता है, जबलपुर में कोई इलाज नहीं कराता। तो जबलपुर की स्वतंत्रता के 76 वर्ष बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। तो यहाँ के नेता, चाहे विधानसभा के प्रत्याशी कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों या जो पश्चिम में लड़ रहे हैं आदरणीय सांसद महोदय हों, क्या जबलपुर में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में औद्योगिक क्षेत्र के रोजगार के प्रति इनको नहीं देखना चाहिए कि होना चाहिए? निश्चित रूप से ऐसा नहीं कि जबलपुर में विकास नहीं हुआ। फ्लाईओवर आ रहा है, रिंग रोड फ्लाईओवर का बहुत हिस्सा उद्घाटन कर दिया, एक तिहाई, लेकिन पूरा नहीं बना है वो। हाँ, नहीं हुआ है, तो वो हो रहा है। और अभी जो उद्घाटन हुआ उससे भी बहुत सारी हम लोगों को राहत है, क्योंकि हम पश्चिम में रहते हैं और पश्चिम का ही हिस्सा जो है ओपन हुआ है, ठीक, लेकिन अभी भी बहुत सारे काम होना बाकी है। रिंग रोड पेपर में आ गई है, व्यवहार रूप में अभी तक अवतरित मतलब उतरी नहीं है। मेट्रो की बात चल रही है, मेट्रो भी शुरू नहीं हुई है। लेकिन मेरा मुद्दा शिक्षा के लेकर यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल। पश्चिम में एक सेंट्रल स्कूल है, बहुत दिनों से चल रहा है, आज तक उसकी जो है खुद की बिल्डिंग नहीं है। एक अन्य प्राइवेट स्कूल में वो केंद्रीय विद्यालय चल रहा है। केंद्रीय विद्यालय पश्चिम में विधानसभा में आज से लगभग 14 साल पहले आ गया, लेकिन आज तक उसकी खुद की बिल्डिंग नहीं बनी है। मैं आप तो इस पे आऊँगा विकास के मुद्दों पे दोबारा। आपका क्या नाम भाई साहब? हरिओम सिंह राजपूत। हरिओम सिंह राजपूत जी, आपका क्या सोचना है चुनावी मुद्दे, यहाँ के सबसे बड़े मुद्दे? आप किस विधानसभा से? मैं पाटन विधानसभा से। पाटन से हैं, ठीक है। वो भी जबलपुर की जो 8 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से 4 रूरल हैं, उनमें से एक है पाटन विधानसभा। क्या है जबलपुर में काम कितना हुआ है? भाई सांसद तो आपके राकेश सिंह ही रहे और वो अब लड़ रहे हैं विधानसभा का चुनाव। कितना काम हुआ है? 2004 से सांसद जी। काम तो हुआ है, काम दिखता भी है। कुछ मुद्दों पे कहीं सरकार फेल होती है, कुछ मुद्दों पे सरकार आगे बढ़ती है। जैसे काफ़ी सारे हम देखते हैं कि अभी फ्लाईओवर की जैसी बात हुई, तो फ्लाईओवर का निर्माण कार्य तो हुआ है पर उसमें काफ़ी देरी हो रही है। हम देख रहे हैं कोविड के समय से ये हो रहा है, इस पर लगातार देरी हो रही है। हर 6 महीने 8 महीने में एक्सटेंशन हो जाता है, उसमें हज़ारों करोड़ रुपए का फंड आता है और फिर वो उससे काम हो रहा है, पर तेज़ी से होना चाहिए, क्योंकि इससे आकर शहर का जो पर्यावरण है वो भी ख़राब हो रहा है, लोगों को आने जाने की समस्या हो रही है। मैं खुद ही उस रोड से निकलता हूँ, तो अभी तो हालांकि उसकी हालत काफ़ी अच्छी हुई, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लग रहा है। तो इसको अगर जल्दी से जल्दी कार्य पूरा होगा तो अच्छी बात है। और स्वास्थ्य की समस्याएं जबलपुर में जो मुझे लगती हैं कि स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे आए दिन नित नई बीमारियाँ आ रही हैं, पर हम देखें तो हमारे पास मेडिकल एक है और एल्गिन है।
इसमें भी अगर आप जाते हैं तो एक आम इंसान जब जाता है तो उसको बहुत बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, समय बहुत लगता है। कुछ ऐसे प्रयास सरकारों को करने चाहिए जिनसे इसमें समय कम हो और उसका इलाज जो हो अच्छा इलाज मिले। ठीक है, अभी मैं प्रदेश स्तर के मुद्दों की बात करूंगा, स्थानीय मुद्दों की बात हुई, पहले पीछे कुछ लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मिथिलेश पटेल मेरा नाम है। मिथिलेश जी, क्या है आपके हिसाब से मुद्दे यहाँ पे? मेरे हिसाब से वर्तमान जो सरकार है, काम तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, काम दिखता भी है काफ़ी। जैसे अभी फ्लाईओवर की बात बताई, मैं लोकल दमोह से हूँ, दमोह विधानसभा क्षेत्र लगता है मेरा। तो यहाँ पे क्या भी- करते हैं? यहाँ मैं स्टडी करता हूँ, अच्छा, study MPPSC का स्टूडेंट हूँ। तो काम तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, पर कुछ मुद्दों पे सरकार कमज़ोर भी है। जैसे अभी स्वास्थ्य का सर ने बात की, इसके अलावा शिक्षा, और अभी जैसे अपने माननीय CM साहब ने बोला था 1 लाख नौकरियों का देना था, तो उसका घोषणा हुई थी, एग्ज़ाम भी हुए हैं, पर एक का भी अभी प्रॉपर रिजल्ट नहीं आया। कोई कोर्ट केस में अटका हुआ है, कोई कहीं अटका हुआ, तो भर्ती एक भी नहीं हुई है। जैसा कि उन्होंने बोला था कि लगभग 1 लाख नौकरी का, तो अभी भर्ती एक भी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं रोज़गार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। नौजवानों के लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। हम छत्तीसगढ़ से होते हुए मध्य प्रदेश में आए हैं और वहाँ पर भी जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुद्दे थे। ग्रामीण इलाकों में धान सबसे बड़ा मुद्दा था, और जहाँ पर भी हमें तैयारी करते हुए नौजवान मिले, उन्होंने कहा कि रोजगार के मोर्चे पर वहाँ की भूपेश बघेल सरकार से भी बहुत सारे सवाल है और यहाँ की शिवराज सिंह चौहान से भी बहुत सारे सवाल हैं। क्या नाम है भाई साहब? सर विवेक मिश्रा। विवेक जी, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं आप भी। आपके लिए क्या मुद्दे हैं? यही मुझे लगता है जबलपुर औद्योगिक विकास से कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ा हुआ है। जैसे IT पार्क यहाँ खुला तो है, और कई कंपनियां आगे चली गई यहाँ पे। चाहे पेटीएम आई थी, ऑफिस खोला, बंद हो गई। और दूसरी एक पार्ले जी है ना यहाँ पे? पार्ले जी का है पार्ले क्या? जी की फैक्ट्री है। हाँ, जी, फैक्ट्री है यहाँ पर फैक्ट्री पार्ले जी की। जी। और औद्योगिक विकास में कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ा हुआ है इंदौर और ग्वालियर की तुलना में। इंडस्ट्री, आप लोग कैसे स्पर्धा करते हैं जबलपुर वाले? इंदौर ग्वालियर से तुलना करते हैं क्या? नहीं, अभी बिल्कुल, एक हम थोड़ी जेलेसी फैक्टर है क्या? नहीं, ज्वेलसी फैक्टर बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप, जैसे आपने बताया कि आप छत्तीसगढ़ से आए हैं, अगर हम देखते हैं, क्योंकि मैं पहले भी इंदौर आता जाता रहा हूँ, रायपुर आता जाता रहता हूँ, अन्य शहरों में देखता हूँ, तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, यूथ कहाँ जाएगा? तो यूथ जाता है भाई मॉल में जाता है, गार्डन में जाता है, प्लेग्राउंड्स में जाता है। यहाँ ले दे के एक स्टेडियम हुआ करता था, वो भी 2 साल से बंद है। जबलपुर का यूथ देखिए, उसके पास कोई प्लेग्राउंड नहीं है। गली मोहल्ले में कॉलोनी जो रहती है, वो छोटे छोटे से उसमें गार्डन बना दिए गए हैं। उसी में वॉक कर लो, उसी में क्रिकेट खेल लो, उसी में फुटबॉल खेल लो। किसी को बॉल लग गई तो पेरेंट्स आपस में हाथापाई कर लेते हैं। चिकित्सा की मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि यहाँ के जो मेडिकल कॉलेज और विक्टोरिया कॉलेज है, यहाँ पे जो भी विधायकी के प्रत्याशी हैं, वो एक बार वहाँ पे भर्ती होके देख लें। खुद बीमार होते हैं तो छोटी छोटी सी बीमारी के लिए बड़े बड़े शहरों में जाके देखते हैं। बड़े मुड़े मुद्दे कर लीजिए, स्वास्थ्य की क्या विशेषता है, क्या यहाँ पे आपने सुविधा दी जा रखी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन की क्या सुविधा दे रखी हुई है, मेट्रो बसेस चल रही हैं, लेकिन मेट्रो बस का रूट क्या है, वहाँ की रख रखाव क्या है, ठीक है। मेट्रो ट्रेन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कोई सुविधा नहीं है। ठीक है। तो आप किसी भी शहर का जब विकास देखते हैं तो किन मुद्दों पे देखते हैं? तो मुद्दों पे मेरे ख्याल से देखा जाता है कि वहाँ पे चिकित्सा क्या है, वहाँ पे डेवलपमेंट क्या है, वहाँ पे उद्योग क्या है, वहाँ पे रोजगार क्या है, वहाँ पे घूमने के लिए, पर्यटन के लिए क्या जरूरत है। जो प्रकृति ने हमको यहाँ पे दिया हुआ माँ नर्मदा का तट है, तो पर्यटन के लिए कोई भी किसी के घर में आता है तो भैया गौरी घाट में ले आते हैं, माँ नर्मदा के दर्शन करो, भेड़ा घाट जाओ। यहाँ पे सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड क्या डेवलपमेंट किया गया है, और जो भी प्रत्याशी हैं उनका विजन क्या है, चुनावी मैनिफेस्टो में देखिएगा उनका विजन क्या है। आपने देखे हैं, मतलब ये जो अभी आप पश्चिम विधानसभा से ही है मैं ना? पश्चिम विधानसभा है, मैंने मैनिफेस्टो दोनों के देखे हैं, मैनिफेस्टो देखे? और अभी नहीं, मैं पिछले लगभग 30 वर्ष से जो है ना अलग अलग चुनाव में, लोकसभा विधानसभा में इनके मैनिफेस्टो देख रहा हूँ, लेकिन मैनिफेस्टो में कोई चुनाव नहीं होता। ठीक, मतलब कुछ भी काम नहीं होता। अगली बार और पिछले मैनिफेस्टो में तुलना करेंगे, यदि पिछले बार जो विधायक थे इस बार के मैनिफेस्टो में दिखाएंगे तो लगभग 70% बातें समान मिलेंगी। तो मैनिफेस्टो में बात तो कर दी जाती है, लेकिन कॉपी पेस्ट हो जाता है, कॉपी पेस्ट हो जाता है, और जो मतदाता रहता है उसको भी नहीं पता है कि इसके मुद्दे क्या हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आपके हिसाब से राकेश सिंह तो अब कद थोड़ा बड़ा हो गया था उनका, प्रदेश अध्यक्ष थे एक ज़माने में, ठीक है, VD शर्मा से पहले, पर फिर वो सांसद कब से हैं, और सांसद केंद्र में अगर कोई लोकसभा में पहुंच जाए उसको विधायकी लड़ने तो नहीं भेजा जाता। क्यों किया गया ये बार? बीजेपी आलाकमान ने क्यों किया होगा, क्या लगता है आपको? अब यहाँ जो विधायक हैं वो पूर्व वित्त मंत्री भी रहे हैं, तो उनका कद भी काफ़ी बड़ा है। तरुण भनोट का। तरुण जी। भनोट जी, तो उनके सामने अगर किसी को टक्कर देनी थी तो राकेश सिंह योग्य उम्मीदवार समझ आते हैं कि राकेश नहीं, सिंह पर उनके लिए एक तरह से डिमोशन नहीं है राकेश सिंह जी के लिए? नहीं, अगर यहाँ सरकार मतलब मैं बनती पूछने है- जा रहा हूँ कि जनता क्या सोचती है इस बारे में? हाँ, जिस पे तो डिमोशन तो है। डिमोशन तो है सांसद उनको। से आप विधायक लड़ा रहे हैं। विधायक के लड़ा रहे हैं, पर चुनाव निकाल लेंगे या फंस गया है चुनाव?
अभी तो फंसा हुआ है फंसा पर हुआ है। निकालना चाहिए। हाँ, फंसा हुआ है पर निकालना चाहिए। अच्छा, बीजेपी में एकदम 1-2 दिन पहले कुछ हो जाता है कि बीजेपी की तरफ स्विंग हो जाता है ऐसा है क्या? एक दिन लगता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार आगे, दूसरे दिन लगता है कि बीजेपी के उम्मीदवार आगे। हाँ, ऐसा हो जाता और है। जहाँ तक आपका पिछले प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूँगा कि सांसद महोदय विधायकी लड़ रहे हैं कि डिमोशन तो नहीं हुआ है। मुझे लगता है अगर सांसद महोदय जीत जाते हैं तो निश्चित रूप से उनको जो है ना राज्य का मंत्री परिषद बड़ा मंत्री पद मिल जाएगा, गृह मंत्री मिल जाए, वित्त मंत्री मिल जाए, हु नोज उनको मुख्यमंत्री का 2 साल बाद जो है पद दे दिया जाए। ये भाई साहब मैं आपको बता दूं, जी मध्य प्रदेश में हमारी बहुत सारी टीमें घूम के आ रही हैं, अलग अलग जगहों पर हैं, और जहां भी बड़े नेता केंद्र से भेजे गए हैं लड़ने के लिए, चाहे वो 3 मंत्री हों, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल और आपके नरेंद्र सिंह तोमर, ये तीनों, और उसके अलावा जो सांसद भेजे गए हैं कैलाश विजयवर्गीय समेत और आपके यहाँ के सांसद, उन सब के इलाकों में ये हवा चल रही है कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और इस हवा का असर शायद भारतीय जनता पार्टी इस मोमेंटम को इस तरह से भुनाने की कोशिश करे कि इस हवा का असर सिर्फ उनकी सीट पर ना होकर के आसपास की सीट पर भी हो, कि साहब अगल बगल के वोटर भी सोचें कि क्या पता ये मुख्यमंत्री बन जाए। ये है यहाँ पर है, जनता में है ऐसा भाव कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जनता में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये भी है। और जीतने के बाद वापस बीजेपी की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री ना ही सही तो लेकिन जो है ना बड़ा मंत्री पद, मतलब जैसे गृह मंत्री, ऐसा कुछ जरूर बन सकता। मामा के चेहरे पे क्या है? मामा यार बहुत समय से 18 साल से शिवराज सिंह चौहान को यहाँ की जनता अपने सर पे सजाया, मुख्यमंत्री बनाया, अब क्या कुछ बदलाव चाहिए क्या चेहरे में? सच बदलाव तो अभी बीजेपी भी है वो भी अभी सीएम फेस के साथ नहीं लड़ रही है, वो पार्टी के साथ लड़ रही है। जैसा अभी आपने चर्चा की कि इतने सारे मंत्रियों को उतार दिया गया, सांसद को उतार दिया गया, तो उनका कद एक्चुअली और बढ़ गया है क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। जबलपुर वेस्ट में राकेश सिंह को उतारा था इसलिए क्योंकि इससे पहले जो बीजेपी कैंडिडेट्स थे उनका कहीं ना कहीं छवि थोड़ी सी कम थी, जिस कारण से इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलता आ रहा है। तो इस रीज़न से सांसद जी को यहाँ पे उतारा गया। तो मामा तो पर्सनली तो मैं कहूँ कि हाँ, मामा का फेस या मामा जी के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका जो ओहदा है, उसमें कहीं ना कहीं डाउट आ रहा था। इसलिए जो है बीजेपी ने जितने भी बड़े जो भी सांसद हो, मंत्री हो, उनको नीचे लाया है। मतलब उसका मतलब ये कि अब 6-7 खिड़कियां खोल दी हैं, कोई भी कहीं है ना, किसी का भी नंबर लग सकता है, वो सीट के बाद देखेंगे। पहले सरकार बना लो, ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा तरुण भनोत जी 2 बार से विधायक हैं, है ना, पश्चिम से, क्या क्या काम उन्होंने कराए? मतलब उनकी उपलब्धियों में भी तो 2-4 पॉइंट्स होंगे नहीं? विधायकी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो 10 वर्ष से विधायक है। तरुण भानोट जी जो है बड़े बिजनेसमैन भी है, परिवार उनका राजनीतिज्ञ है, उनके चाचा जी भी यहाँ पे मंत्री रहे हैं, उनके पिताजी विधायक रहे हैं और बहुत अच्छा उनका माइनिंग का बिजनेस है। किस चीज़ का बिजनेस? उनका माइनिंग का बिजनेस है और अन्य चीज़ें हैं। बड़े पैसे वाली पार्टी है, मोटा मोटी। हाँ, और साथ ही साथ जो है व्यक्तिगत रूप से वो जन कल्याण में भी लगे रहते हैं और जनता से मेल मिलाप है उनका। जनता से मेल मिलाप कह सकते हैं कि है, ठीक है, क्योंकि जिसको भी जो ज़रूरत रहती है तो वो ज़रूरत रहेगी किसके पास जाएगा? जो उसकी क्षेत्र का प्रभावशाली और पैसे वाला व्यक्ति रहेगा और जो मिलकर उसकी मदद कर सके। कोविड में देखने को मिला, निश्चित रूप से उन्होंने बहुत मदद की, लेकिन इस मदद को अगर वो वोट के रूप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। अच्छा, वोट में कन्वर्ट होता नहीं दिख रहा है क्योंकि राकेश सिंह इस बार सामने है, इसलिए। क्या नाम है आपका? इधर आइए, थोड़ा सा वो दूर बैठे हैं भाई साहब जी। क्या है भाई साहब आपके हिसाब से, आपकी कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? मेरी भी पश्चिम विधानसभा लगती है। तो क्या है आपके ये जो चुनावी मुद्दे बताए, इनके अलावा कोई और मुद्दा जो रह गया जिस पे बात नहीं हुई? और कुछ मुद्दा नहीं, इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, टूरिज्म होना चाहिए हमारे लिए देखिए कुछ नहीं है, उस होना चाहिए। और पहले एजुकेशन में बच्चों को नौकरियां मिलनी चाहिए। यहाँ पे बहुत यूथ है, रोज़गार नहीं है। रोज़गार नहीं है, इसका रोष है। ठीक है, आप थोड़ा सा, मैं चेहरों पे बात कर लेता हूँ। जब आप 2-3 चेहरे देखते हैं कि ये लोग रोज़गार देंगे क्या, तो उसमें आपको कौन से बड़े नेता जो हैं जो उम्मीदों से आप जिनकी ओर देख सकते हैं? कमलनाथ जी का चेहरा है, शिवराज सिंह चौहान जी का चेहरा है, अन्य जो नए इस बार केंद्र से भेजे गए लोग हैं उनके चेहरे हैं, या आप केंद्र में दिल्ली में बैठे हुए किसी व्यक्ति की ओर उम्मीद से देखते हैं रोज़गार के संबंध में? नौजवान किसकी ओर उम्मीद से देख रहे हैं? अभी तो पहले हम केंद्र में देखेंगे, क्योंकि केंद्र के जिस हिसाब से चल रहा है वैसी स्टेट में रहेगा। डबल इंजन की सरकार रहेगी तो हो सकता है अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी डबल इंजन की ही सरकार है और आप शिकायत कर रहे हो। नया फेस चाहिए, अभी हमने देखा रहा, फेस नया चाहिए। फेस नया चाहिए। जी हाँ, बताइए। कि
शिवराज सिंह जैसे भी हो, पिछली बार सिंधिया जी चेहरा थे, तो प्रदेश जनता ने सिंधिया जी को चुना तो था, क्योंकि बीजेपी ने भी नारा दिया था माफ़ करो शिवराज हमारा नेता, माफ़ कर, बीजेपी का नारा था माफ़ करें महाराज हमारे नेता शिवराज। तो सिंधिया जी को पसंद करते थे। एज़ कम्पेयर टू शिवराज, कमलनाथ स्टैंड नहीं करते, सिंधिया जी स्टैंड करते थे। बट कमलनाथ और शिवराज में कंपेयर करेंगे तो शिवराज को भले 20 साल हो गए, बट शिवराज एज लिए हुए हैं कमलनाथ से। अच्छा, तो आप हाँ बीजेपी एंड कांग्रेस अगर कमलनाथ वर्सेस शिवराज फेस देखते हैं तो उसमें शिवराज जी अभी आगे है, लेकिन अगर बीजेपी में आप देखा, अगर आप कहो कि शिवराज वर्सेस सिंधिया, शिवराज वर्सेस राकेश सिंह, शिवराज वर्सेस कैलाश विजयवर्गीय, तो वहाँ पर कंफ्यूजन आता है कि किसको चेहरा बनाए। ये जबलपुर की जनता नहीं, मुझे लगता है एमपी की जितनी भी वो वोट है, जितनी भी जनता है उनकी, वो भी 1 मिनट सोचेगी कि शिवराज मामी है कि विजय। इंदौर जाओगे तो विजयवर्गीय के लिए सोचेंगे, हम लोग राकेश सिंह के लिए सोचेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कितना भी बोलना, कहते तो मामा ही है, कहते तो मामा ही है। अच्छा, आप लोग के यहाँ लाडली बहना योजना की बहुत सारी, मतलब मध्य प्रदेश में उसकी चर्चा है, आपकी जानकारी में किसी को मिल रहा है क्या? किसको मिल रहा है? मेरे यहाँ जो काम करने वाले आंटी जी आती हैं उनको भी मिलता है, और ऐसे खूब परिचित में है। मेरी मम्मी भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में है, तो वहाँ पर जो लोग आते, क्योंकि इनको ही दिया था रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको देना है, तो लाडली बहना के लिए काम तो बहुत हुआ है। और सही में जो डीबीटी के थ्रू जो पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ और बहुत सही तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि मेरी मम्मी भी इसमें इंचार्ज थी, उन्होंने ये चीज़ बताई है। अच्छा, एक चीज़ अब इसमें कांग्रेस ने भी नारी सम्मान योजना का वादा किया है, पता है आप लोगों को? तो ये 1250 रुपये दे रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की सरकार की ओर से, और यहाँ वादा है कि हम 1500 रुपये देंगे। कांग्रेस ने ये वादा किया है, तो आप लोग किसका वादा चुनेंगे? ये फ्रीबीज पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये चीज़ शिवराज सिंह चौहान तो कर रहे हैं, अगर उस हिसाब से वो चीज़ सही नहीं है। मतलब कि इतना वो वोट बैंक के लिए तो हर पार्टी जितना भी दमशम लगाए उतना लगाएगी, बट ये एक तरीके का फ्रीबीज पॉलिटिक्स है। और ये अगर धीरे धीरे कल्चर अगर बन गया जो दिल्ली से आया है, तो फिर ये चीज़ जो है आगे चल के बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। ये कल्चर दिल्ली से आया, आपको लगता है? हाँ, दिल्ली से ही है। आम आदमी पार्टी से ही आया है, ये तो सबको, पूरे इंडिया को, ऑल ऑफ इंडिया को पता है। उसके पहले नहीं, मतलब भारतीय जनता पार्टी फ्रीबीज पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा एक्सपोज्ड नहीं था, इतना ज़्यादा उसको पॉलिटिकल पार्टी एक तरीके से एज अ पॉलिटिकल वेपन यूज़ नहीं करती थी। अब ये फ्रीबीज पॉलिटिक्स और ये बढ़ ही रहा है। ये आज मध्य प्रदेश में देखने को मिला, कर साउथ इंडिया के स्टेट्स में देखने को मिल सकता है। तो ये साउथ इंडिया के स्टेट्स में बाय द वे रहा है पहले, जयललिता की जब सरकार थी, अरविंद केजरीवाल से भी पहले, और केंद्र की सरकारों में भी रहा है। अलग अलग समय पे बेरोजगारी भत्ते भी दिए जाते रहे, जिसको लोग कुछ लोग फ्रीबीज की तरह देखते हैं, कुछ लोग इस तरह से देखते हैं कि शायद बेरोजगारों को, ख़ासतौर से जो रूरल बेरोज़गार हैं, उनको ज़रूरत है उस समय कि वो जीवन यापन कर सकें। वो देखने का अपना अपना नज़रिया है। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय दिया। ये जबलपुर के गौरी घाट से एक संक्षिप्त बातचीत हम आपको दिखा रहे थे जबलपुर के स्थानीय मुद्दों पर। कुछ कहना चाह रहे हैं? जातिगत जनगणना पे रह गई, जल्दी से संक्षेप में कह दीजिए। जातिगत जनगणना, देखिए एक बात मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर इस वक्त इस बातचीत में ये कहना ज़रूरी है, चूँकि मैंने आप लोगों से नाम पूछा, सवर्णों से घिरा हुआ हूँ, जो अनारक्षित वर्ग है। तो आपका ज़रूर एक पक्ष है, लेकिन मेरे पास दूसरा पक्ष है क्या? नहीं, शायद नहीं। मैं पक्ष में दूसरे पक्ष की बात भी कहूँगा। हाँ, आप अपनी बता दीजिए। बिहार में जातिगत जनगणना हुई, अब आप 65% रिजर्वेशन करने की बात कर रहे हो। कमलनाथ सरकार अगर आती है तो वो भी कह रही है कि हम रिजर्वेशन का दायरा भी बढ़ाएंगे और रिजर्वेशन भी देंगे। तो अगर इतना रिजर्वेशन हो गया तो जनरल कैटेगरी क्या करेगी? और ब्रेन ड्रेन फिर होगा, लोग देश छोड़ेंगे। तो ये तो बहुत ही गलत है, और इससे आपसे सोसाइटी डिवाइड नहीं करना चाहिए। उसको दूसरी तरह से भी देखा जाता है कि अभी जितना रिजर्वेशन है 50% मान लीजिए, 10% EWS भी लगा लीजिए, बाकी बचा हुआ जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ही रिजर्व वो रिजर्व नहीं है, वो रिजर्व नहीं, उसमें तो सभी का कंपटीशन है। नहीं, मतलब वो कंपटीशन है, अगर बट आप उसमें जो भर्तियां होती हैं, हाँ। अगर आप उसकी सूची उठा करके देखेंगे तो मोस्टली जनरल श्रेणी की होती है। नहीं। अभी भी आप सरकारी पदों पर देखिए, तो फिर आप जनरल कैटेगरी कितना फॉर्म भर रहे हैं उसका रेशो भी देखिए कि भर्तियां हो रही हैं पर फॉर्म कितनी जनरल कैटेगरी भर रही है। अगर आप 60% सीट रिजर्व ही कर देंगे तो फिर सिर्फ 40% पे ऑल ओवर कंपटीशन है। आपके हिसाब से मुझे बताइए कि जो जाति जनगणना का मुद्दा है, वो कांग्रेस ने वादा किया है, बाय द वे वो कह रहे हैं 2024 में हम चुनाव जीतेंगे तो पूरे देश में भी करवाएंगे। आपको लगता है कि वो जो अनारक्षित वर्ग है, सवर्ण जातियां हैं, उनके बीच में बैकफायर करेगा, ऐसा लगता है क्या? मतलब कांग्रेस का मान लीजिए कोई सवर्ण जाति का व्यक्ति कांग्रेस को वोट देने की सोचता भी था, तो क्या ये मुद्दे से अब वो पीछे थोड़ा हटेगा? नौजवान ये मुद्दा अभी बनना चाहिए, मुद्दा अभी बना नहीं है, लेकिन ये मुद्दा बनना जरूर चाहिए। सवर्ण को एक होके इस चीज़ का विरोध करना चाहिए, पार्टी लेवल पे नहीं, पर विरोध होना चाहिए कि आप अगर जाति की राजनीति करेंगे तो उससे नुकसान। देखो, जाति की राजनीति तो सभी करते हैं, नहीं करते हैं, पर यूथ लेवल पर नुकसान तो हो रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के खिलाफ है।
पर वो स्पष्ट रूप से नहीं कह रही। हाँ वो यही उस पे तो अपना बात है, stand यही तो रखी हुई खेल है गुरु, सबको दोनों का वेट चाहिए, वोट चाहिए है। पर एक अगर पार्टी खुल के कह रही है तो एक मन में डर तो आता है ना कि अगर ये आ गए, सीट रिजर्व हो गई तो फ्यूचर क्या है। ठीक है, ये इनका जा रहा है, आपको ये असहमत इनसे? मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैं अभी तक कांग्रेस की तरफ झुका हुआ था, पर जब से जातिगत गणना का मुद्दा शुरू हुआ है, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, अगर जातिगत जनगणना होती है और ओबीसी आरक्षण लगता है तो फिर मेरे चांसेस जो हैं वो आगे सेवा में जाने के कम हो जाएंगे। तो अब मैं पर्सनल अगर अपने लेवल पे सोचूं तो मुझे इस बात से डर है कि भाई कांग्रेस खुलकर बोल रही है, राहुल गांधी जी अपनी रैलियों में, अपने मैनिफेस्टो में, सब में खुल के बात कर रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना करनी चाहिए। मैं उसका वो नहीं कह रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि सवर्ण वर्ग से फिर उसके पास क्या रह जाएगा। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण तो दिया, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है पर वो 10% है और वो उतना नहीं। आप रेशो, अगर आप सवर्णों का रेशो और उसका रेशो निकालेंगे तो उसमें आपको तो रेशियो सामने आने दीजिए जाति जनगणना में, जनगणना में रेशियो आ जाने दीजिए, बिल्कुल आने देख लेते हैं। जी जी बिल्कुल आने दीजिए। इससे कोई मतलब ये तो बहुत आइडली चीज़ हो जाएगी, ऐसा होगा नहीं, लेकिन रिजर्वेशन को पॉलिटिकल टूल बनने ही नहीं देना चाहिए था। ये हर पार्टी करती है और ये आगे भी होता रहेगा। ये एक बात है, जिसने भी रिजर्वेशन कार्ड खेला है वो पार्टी हारी है। अच्छा। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी संविधान संशोधन जबरदस्त करे थे, प्रमोशन रिजर्वेशन देंगे, हारे। वीपी सिंह ने भी करे थे, वो भी हारे। और अगर कांग्रेस खेलेगी जाति कार्ड तो मुझे लगता है वो भी हारेगी। वो भारतीय जनता पार्टी ने भी खेला है, वो भी लेकिन खेला, वो हारी। ठीक है, वो चलिए। हारी। चूंकि अब ये मेरे पीछे लोग धीरे धीरे कम हो रहे हैं क्योंकि लोग आरती के लिए आए थे और उनको मैंने निवेदन करके रोक लिया। पर ये यहाँ के स्थानीय मुद्दे और कुछ प्रदेश के और कुछ देश के मुद्दों पर बात हुई। कुछ नौजवान थे, एक भाई साहब भी थे। तो आपको ये बातचीत कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये एक समग्र बातचीत नहीं थी, इसे आप पूरे जबलपुर की विधानसभा का पूरा अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ये दावा मैं नहीं कर सकता। मौका लगा हम यहाँ से और वीडियोस करेंगे। ये बातचीत आपको कैसे लगी आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। मेरा नाम है कुलदीप, जबलपुर के गौरी घाट से ये बातचीत आप देख रहे थे। कैमरा के पीछे हैं पंकज सैनी।